दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। लोकसभा सीटों के हिसाब से महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहां सीटों की संख्या 48 है, और पहले पर उत्तर प्रदेश की, जहां सीटों की संख्या 80 है। और इन 48 सीटों के महत्व का अंदाज़ा शायद किसी को नहीं है, क्योंकि इन 48 सीटों से 2019 के चुनाव में एनडीए ने सब कुछ समेट लिया था। उस वक्त बीजेपी के साथ शिवसेना थी, और दोनों ने ही 2014 और 2019 में शानदार जीत हासिल की थी। अब 2024 की तस्वीर क्या बदल गई है? 2024 की तस्वीर तो दिल्ली की सियासत ने ही महाराष्ट्र में बदल डाली। शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, और इन सब के साथ जो समीकरण बिठाए गए उसमें बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि उसमें शिवसेना तो उनके साथ है, तो फिर वोट जाएंगे किधर। हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटिंग प्रतिशत देखी है जो कि कम हो गई है। ये सवाल अभी अनसुलझा सा है कि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में वोट देने कौन नहीं निकला। बीजेपी का कहना है कि शिवसैनिकों ने वोटिंग नहीं की है। शिवसेना की शाखा तक के कोर वोटर भी वोट डालने नहीं निकले। दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा और वहां के जिन लोगों को अपने साथ लिया, जिस तरह से शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया और चुनाव चिन्ह और बाला साहेब ठाकरे का नाम भी लेकर उड़ गए, उसने लोगों को प्रभावित किया और बीजेपी का कोर वोटर भी वोट डाल देने नहीं निकला। निकला कौन, नहीं निकला कौन, सब 10-12 दिनों का माजरा है। इसकी साफ तस्वीर कुछ ही समय में सबके सामने होगी। 48 सीटों पर कल ही पूरी वोटिंग हो गई। उसके बाद हमने तमाम जगहों से जो जानकारी एकत्रित की और सीट दर सीट, इलाके दर इलाके जो परिस्थितियां को परखा, उसमें बहुत सारी नई स्थितियां निकल के सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। इसलिए है जो कि दिल्ली का रथ महाराष्ट्र अपने बूते रोक सकता है। कुछ इलाकों से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। और जो मुद्दे इस दौर में चले, इनमें किसानों का और मजदूरों का मुद्दा सबसे अहम है। जिस स्थिति में महाराष्ट्र के किसान हैं वो आहत नजर आए। मराठा आंदोलन ने और ज्यादा सेंध लगा दी एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने और वहां के लोगों को साथ ले लेना, जिन पर आरोप लगे थे। लेकिन बीजेपी में आते ही सारे आरोप धुलने लग गए। करप्ट लोगों को भी अपने पार्टी में पनाह देने का गुस्सा भी लोगों में नजर आया। उसमें सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ, उसमें कमोवेश हर ताकतवर नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और जो भी उस कटघरे से बाहर निकला वो बीजेपी में जा मिला। इस दौर में मुंबई के भीतर सवाल बीएमसी के चुनाव न होना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसका मतलब है बीजेपी पहले से जान रही थी कि बीएमसी के चुनाव के परिणाम शिवसेना के टूटने के बाद भी उद्धव ठाकरे के हक में चले जाएंगे, या फिर उस इंडिया गठबंधन के हक में चले जाएंगे जिन्हें वो लोकसभा चुनाव में मात देना चाहती थी। और पहले से कोई इंडिकेशन ना उभरे, इसलिए वो पहले से चीजों को टाल रही थी। उसके बाद बड़ा मुद्दा इस दौर में जो निकल कर आया वो गुजराती वर्सेस मराठी का रहा, जो चाहे अनचाहे बढ़ता चला गया। और मुंबई जहां आखिरी चरण की वोटिंग चल रही थी, वहां भी गुजराती का सवाल आया। लेकिन गुजराती का सवाल सिर्फ वोटरों के नाते नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात भेज दिए गए उनके लिए भी था। और चुनाव के वक्त भेजे गए, जब गुजरात में चुनाव हो रहा था, और इन परिस्थितियों को लेकर भी लोगों के भीतर सवाल थे। उन सवालों का जवाब जाहिर है वोटिंग के वक्त निकला होगा। लेकिन उसके बाद महंगाई और बेरोजगारी का भी अपना अलग ही आलम रहा, जिसने युवाओं को प्रभावित किया। और जो मुंबई और पुणे में रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं, जिनको उत्तर भारतीय कहते हैं, उनके भीतर भी महंगाई का सवाल लगातार रहा। और इसके साथ साथ जो संविधान का सवाल कांग्रेस ने उठाया या कई इंडिया गठबंधन ने उठाया, महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा साहेब अम्बेडकर की मौजूदगी इस संविधान से जुड़ी हुई है, और उसने वहां के दलित वोटरों के भीतर कुछ नए सवाल को खड़ा किया, जो विकल्प देखते हुए एक झटके में उस रास्ते पर चले गए जहां इससे पहले किसी चुनाव में जाते नहीं थे। वो एक झटके में गए, और उसका लाभ जिस तरह से इंडिया गठबंधन को मिला वो आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई भी देगा। आखिरी हिस्से ये था कि बीजेपी ने जो तमाम तरह की कार्रवाई की, उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि दिल्ली की कठपुतली सरकार महाराष्ट्र में मौजूद है। और लोगों ने इस बात को महसूस किया कि कठपुतली सरकार के आसरे लोकसभा चुनाव में कैसे
उस पक्ष में जा सकते हैं जहां दिल्ली के इशारों पर चलने वाली सरकार है, और इसी का असर अपने तौर पर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब शुरू से समझ लीजिए, इलाकों के हिसाब से विदर्भ के भीतर की 10 सीटें हैं, इन पर बीजेपी पिछली बार 5 सीटें जीती थी। साथ में शिवसेना थी तो वो 3 सीटें जीती थी, कांग्रेस 1 सीट जीती थी, इंडिपेंडेंट 1 सीट जीती थी। इस बार की परिस्थिति बताती है कि बीजेपी 2 सीट कम जीत रही है विदर्भ में। शिवसेना 3 सीट जीती थी, अब 2 सीट जीत रही है क्योंकि कांग्रेस के उन सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया और कांग्रेस विदर्भ में 5 सीटें जीत रही हैं। यहाँ एक उलटफेर है। विदर्भ के भीतर मराठवाड़ा में 8 सीट है, पिछली बार बीजेपी 4 और शिवसेना 3 सीट जीती थी। इस बार कांग्रेस 2 सीट जीत रही है, उसकी एंट्री हो गई है, बीजेपी शून्य हो गई है, यानी मराठवाड़ा से बीजेपी गायब हो गई है। यहाँ पर शिवसेना 4 सीट ले जा रही है और यह शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के अलग जो दूसरी शिवसेना है जो दिल्ली से आवाज लगाई जाती है एकनाथ शिंदे की, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। वो तमाम जगहों पर हार रहे हैं। मराठवाड़ा में बीजेपी को 1 भी सीट ना मिलना, कांग्रेस को 2 सीटों का मिलना, शिवसेना को 4 सीटों का मिलना, एनसीपी को 1 सीट का मिलना, बीजेपी 1 सीट पर मराठवाड़ा में चुनौती जरूर दे रही है। ये स्थिति मराठवाड़ा की है, लेकिन उत्तर मराठवाड़ा की 6 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 5 सीटों पर जीती थी, इस बार भी 1 सीट पर चुनौती देती दिखाई दे रही है। जीतेगी या नहीं जीतेगी ये अलग बात है। शिवसेना 1 सीट जीती थी, वो अब 2 सीट हो रही है। उद्धव ठाकरे की एक पश्चिमी महाराष्ट्र के 12 सीटों में पिछली बार 5 सीट बीजेपी जीती थी, 4 सीट शिवसेना जीती थी और 3 सीट एनसीपी जीती थी। इस बार शिवसेना 3 सीट जीत रही है क्योंकि कांग्रेस के हक में 3 सीटें जा रही हैं और एनसीपी के हक में 5 और 1 सीट इंडिपेंडेंट के हक में जा रही है, लेकिन बीजेपी 1 भी सीट नहीं आगे है। शायद ये सबसे बड़ा झटका है रीजन वाइज। और जब आप थाने और कोंकण का जिक्र करते हैं तो यहां बीजेपी 1, शिवसेना 4 और एनसीपी 1 सीट जीती थी। इस बार शिवसेना 4 उद्धव ठाकरे की, 1 सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे की, बीजेपी 1 सीट जीत रही है। मुंबई की 6 सीटों में 3 सीटें बीजेपी जीत रही थी और 3 शिवसेना जीती थी। इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे की 3 सीट जीत रही है और 1 सीट पर चुनौती से एकनाथ शिंदे आगे हैं। 1 सीट पर चुनौती दे रहे हैं पीयूष गोयल और 1 सीट कांग्रेस जीत रही है जो वर्षा गायकवाड़ की है। तो चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं विदर्भ का, जहां 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत एकदम पक्की है। शिवसेना ठाकरे की 2 सीट है। विदर्भ की जो 3 सीटें हैं जिसमें बीजेपी जीत सकती है, उसमें सबसे पहली नितिन गडकरी की सीट है जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं। भंडारा की सीट पर सुनील मेड जरूर है, लेकिन उनको कांटे की टक्कर कांग्रेस के प्रशांत पटोले दे रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई है उसमें प्रशांत पटोले चुनाव जीत भी सकते हैं, यानी विदर्भ में बीजेपी 1 सीट कम हो रही है। वर्धा में रामदास तड़स और बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनको चुनौती दी जा रही है एनसीपी शरद पवार के अमर काले के जरिए, और ये स्थिति वो गवा भी सकते हैं। यानी एक स्थिति ये भी बन रही है कि पूरे विदर्भ में बीजेपी को नितिन गडकरी के अलावा कोई और सीट नहीं मिल सकती है, और अगर मिलेगी भी तो भंडारा और वर्धा में से वो भी बहुत छोटे मार्जिन के साथ। यानी कह सकते हैं कि बस भाग्य का ही खेल होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की 2 सीटें हैं, एक तो वाशिम वाली और एक बुल्ढाना की सीट है। यानी विदर्भ में जो स्थिति है उसमें 1 से 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस 5 से 6 सीटें जीत सकती है, एनसीपी 1 सीट जरूर जीत सकती है और शिवसेना 2 सीटें जीत सकती है। ये विदर्भ की स्थिति है। जब आप मराठवाड़ा में आते हैं तो मराठवाड़ा का राजनीतिक पहचान मराठवाड़ा आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस दौर में मराठा आंदोलन भी आरक्षण को लेकर शुरू हुआ। सत्ता में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी शामिल हो गए। यानी इस पूरे खेल में अजीत पवार का मराठी होना मायने नहीं रखता। सरकार में एकनाथ शिंदे का साथ पाना भी मुश्किल हो गया और बीजेपी धीरे धीरे बैकफुट पर आ गई। यह स्थिति मराठवाड़ा के बीच कैसे हो गई? इसको बस ऐसे समझिए कि बस 1 सीट है जिस पर बीजेपी जीत सकती है, वो सीट जलना की है, जिस पर राव साहब दानवे खड़े हैं, जिनको टक्कर देते हुए कांग्रेस के कल्याण काले खड़े हैं। जालना सीट बीजेपी जीत ही जाएगी ये कोई नहीं कह सकता।
है। लेकिन हाँ, वो चुनौती दे रहे हैं, ये जाहिर बात है। एनसीपी पवार बीड़ की सीट जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस पर एनसीपी के बजरान सोनवाड़े के हिस्से में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस 2 सीट जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, नामदेव और लतूड़ की, कांग्रेस जीती नजर आ रही है। अब यहाँ सवाल ये है, जिन सीटों पर पिछली बार शिवसेना जीती थी, उन तमाम सीटों पर शिवसेना जीत रही है। वो परवानी, हिंगोली और उस्मानाबाद की है। ये सभी सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सीट है, जहां पर भारती पवार खड़ी है। लेकिन उनको चुनौती देने के लिए एनसीपी के भास्कर मार्गे वहां पर मौजूद हैं। लेकिन भारती पवार उनसे एक कदम आगे चल रही हैं। नासिक और जलगांव की सीट उद्धव ठाकरे की जीत रही है, जिसमें नासिक की सीट पहली बार शिवसेना के पास ही थी, और अब दूसरी जलगांव की सीट जो कि बीजेपी के पास थी, अब शिवसेना के हिस्से में आती नजर आ रही है। रावेर की सीट पर एनसीपी शरद पवार की पार्टी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस उन 2 सीटों को जीत रही है जो 2019 में बीजेपी जीती थी, नंदूरबार और धुले की सीट, जिन पर अब कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है। और इसके साथ अब जब आप कोंकण के इलाके में जाते हैं, वहां शिवसेना की पकड़ बड़ी जबरदस्त, और ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बाद उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक कल्याण की सीट है जहां एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं, और वो वहां से जीत भी रहे हैं। हालांकि वहां पर एमएनएस और बीजेपी ने वोटिंग पर सेंध जरूर लगाई है, जिससे वोटिंग परसेंटेज कम जरूर होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां चुनाव जीतेंगे जरूर। रायगढ़ की सीट पर पहली बार शिवसेना सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वो पहले एनसीपी की सीट थी। रत्नागिरी, थाने और पालगढ़ यहां पर शिवसेना की जीत होती नजर आ रही है। भिवंडी में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब वहां एनसीपी शरद पवार की पार्टी की जीत नजर आ रही है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का बहुत बड़ा दबदबा रहा है। उनको जो सीटें थी इस बार बढ़ रही है, खासतौर में माड़ा और अहमदनगर की सीटें जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, अब वो एनसीपी में शामिल हो रही हैं। सतारा, शिरूर और बारामती का जिक्र बार बार होता है। यहां पर सुप्रिया सुले आगे है। अजीत पवार आपको ज्यादा नजर नहीं आए होंगे चुनाव प्रचार में, वो बारामती में जरूर गए थे, वहां का युवा तबका उनके साथ जरूर जुड़ा, लेकिन वहां के पारंपरिक वोटर्स परिवार की लकीर के बीच बटा गया। एनसीपी के टूटना और शरद पवार का इस उम्र में अलग थलग पड़ना, बेटी की लड़ाई लड़ना, भतीजे का दूसरी तरफ चले जाना, देखिए ये एक अलग राजनीति है हमारे सामने। अजीत पवार पर तमाम इल्जाम लगाए गए, बीजेपी में आने पर उनका पाक साफ हो जाना, और ये के साथ ही और ये अन्य कैंडिडेट्स के साथ भी यही होना, दाल में कुछ काला होने का संदेश सबको बताता है। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र की बात हमने आज आपसे करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।